हाँ, तो साथियों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर क्वेश्चन साथियों। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और साथियों हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है साथियों, उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का पहला प्रतीक क्या था। तो साथियों फ्रांस में राष्ट्रवाद का पहला प्रतीक आपका तिरंगा और झंडा था। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किन विचारों को फैलाया। तो फ्रांसीसी क्रांति जो थे वो स्वतंत्रता और समानता के बंधुत्व को फैलाया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस युद्ध से प्रकट हुआ। तो साथियों वो हुआ था फ्रैंको और पर्शियन के युद्ध में। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि इटली में कौन सा क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत हुआ था। तो साथी इटली में जो क्षेत्र था जो सबसे पहले एकीकरण हुआ था वो था सर्निया पिडमाउंट। ठीक है, कौन सा? सर्निया पिडमाउंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा संगठन इटली के एकीकरण में अग्रणीय था। तो साथियों इटली के एकीकरण में अग्रणीय जो संगठन था उसे हम लोग यंग इटली के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद ने किन किन शक्तियों को चुनौती दी। तो राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवादी और निरंकुश शक्तियों को चुनौती दी थी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद के विरुद्ध कौन सा विचार उभरे। तो राष्ट्रवाद के विरुद्ध संरक्षणवाद और साम्राज्यवाद विरुद्ध उभरे थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस युद्ध को जन्म दिया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था। ठीक है साथियों, यूरोप में राष्ट्रवाद किस युद्ध को जन्म दिया था? प्रथम प्रथम विश्व युद्ध को, जो कि 1814 से 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी संघर्ष हुए। तो साथियों वो बाल्कन क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रवादी संघर्ष सबसे अधिक हुए थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि बाल्कन राष्ट्रों में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं। तो बाल्कन राष्ट्र में आपका आ जाएगा सर्बिया आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, बुल्गारिया आ जाएगा, मोन्टेनेग्रो आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि 19वीं सदी में महाराष्ट्र में क्या सकारात्मक प्रभाव था। तो 19वीं सदी में महाराष्ट्र में जो था वो एकीकृत राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, वही एक सकारात्मक प्रभाव था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद के कारण कौन सा नकारात्मक परिणाम हुआ। तो साथियों राष्ट्रवाद के कारण जो हुआ था वो आक्रमण हुआ और युद्ध हुआ। ठीक है, उसके अलावा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब इसका नकारात्मक प्रभाव यही पड़ा कि आक्रमण ज्यादा हुआ और युद्ध भी ज्यादा हुए। ठीक है साथियों, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही? आक्रमण और युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। आगे हमारा 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला राष्ट्र की कल्पना का क्या दर्शाती है। तो महिला राष्ट्र की कल्पना जो है आपकी मातृभूमि और पूजा की राष्ट्रभक्ति को दर्शाती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि यंग इटली का उद्देश्य क्या था। तो साथियों यंग इटली का उद्देश्य था ना कि पूरा इटली का एकीकरण करना। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली का एकीकरण करना। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि इटली में सबसे पहले किसने गणराज्य की मांग की थी। तो इटली में सबसे पहले गणराज्य का मांग करने वाले मेजनी थे। ठीक है, गुइस्टो मेजनी थे। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि जर्मन एकता का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ था। तो जर्मन एकता का सबसे बड़ा लाभ जो हुआ था वो आपका पारसा का हुआ था। ठीक है साथियों, ठीक है, किसका लाभ हुआ था सबसे ज्यादा जर्मन एकता में? तो वो पारसा का हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस युद्ध ने इटली को रोम दिया था। तो साथियों जब फ्रेंच और फ्रेंच जब वापसी कर रहा था युद्ध के बाद, उस वक्त जो है वो इटली को रोम दिया गया। ठीक है साथियों, फ्रेंच जो है
वो सेना से वापसी कर रहा था, उसके बाद इटली को रोम दिया गया। ठीक है, आप याद रखिएगा, फ्रेंच सेना की वापसी के बाद दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद किस प्रकार की भावना है। तो राष्ट्रवाद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भावना है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। कैसी राष्ट्रवाद भावना है? सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भावना है। ठीक है साथियों, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद ने किस वर्ग में सबसे पहले प्रभावित किया है। तो राष्ट्रवाद ने जो था वो शिक्षित वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया था। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या भावना विकसित होती है। तो इसका आंसर है अ, बलिदान होती है। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपने राष्ट्र के प्रति गौरव और बलिदान की भावना रखती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है। तो साथियों, राष्ट्रवाद का मुख्य आधार आपका साझा इतिहास हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषा का परंपरा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के अ, विचार किस युग में मजबूत हुआ था। तो आपका 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विचार जो हुआ था वो एकदम मजबूत हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि राष्ट्रवाद को दर्शाने वाले प्रतीक को कौन शामिल करता है। तो राष्ट्रवाद को दर्शाने वाला प्रतीक आपका क्या हो जाएगा? झंडा हो जाएगा, राष्ट्रगान हो जाएगा और महिलाओं की मूर्तियां हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि ग्रीस किस स्वतंत्रता का संघर्ष कब हुआ था। तो ग्रीस के स्वतंत्रता का संघर्ष साथियों हुआ था आपका 1821 में। ठीक है, 1821 ईस्वी में। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली। तो ग्रीस को जो स्वतंत्रता मिली थी वो आपका 1832 में मिली थी। ठीक है साथियों, कहीं कहीं 31 पे लिखा रहता है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन राइट आपका क्या हो जाएगा? 1832। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीस के स्वतंत्रता में किसने सहायता की। तो ग्रीस के स्वतंत्रता में आपका जो था वो पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये तीनों ने सहायता की थी ग्रीस के स्वतंत्रता में। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बना रहा। तो साथियों आपका हो जाएगा बाल्कन युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस शासक के हत्या के प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। मतलब किस शासक का युद्ध हत्या हुआ था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो साथियों ऑस्ट्रिया के एक आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड थे, उनके हत्या हो गया था, तभी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति का नायक कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नायक साथियों जो था वो आपका नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपकी चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है साथियों, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने किस संहिता को लागू किया था। तो वो नागरिक संहिता को अ, लागू किया था। ठीक है साथियों, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन ने किस संहिता का अ, लागू किया था? नागरिक संहिता, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक संहिता ने क्या सुनिश्चित किया था। तो नागरिक संहिता जो है वो आपके कानूनी की क्षमता, समानता और संपत्ति का आधार माना गया था। ठीक है अधिकार को सुनिश्चित किया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के कारण साम्राज्य कैसा प्रभावित हुआ था। तो राष्ट्रवाद के कारण साम्राज्य जो थे वो टूट गया और नए राष्ट्र बना था। ठीक है, साम्राज्य टूट गया राष्ट्रवाद के कारण और एक नए साम्राज्य बना था। ठीक है साथियों, एक नया राष्ट्र बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना कौन सी भावना को निहित होती है। तो राष्ट्रवाद की भावना आपका आत्मा और निर्णय की भावना पर निहित होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि यंग यूरोप का संगठन किसने किया था। तो साथियों यंग यूरोप का संगठन जो था वो आपका मेज़िनी ने किया था। ठीक है साथियों, किसने किया था यंग यूरोप का संगठन साथियों? मेज़िनी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध में पहले यूरोप कौन विचारधारा हावी था। तो पहले विश्व युद्ध में यूरोप का कौन सा विचारधारा हावी था। तो साथियों वो था आक्रमण राष्ट्रवाद। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1848 की क्रांति में महिलाओं की क्या मांग थी। तो साथियों 1848 में जो क्रांति हुई थी उसमें महिलाओं के मांग, उसके अधिकार, राजनीति के अधिकार और समानता की मांग थी। ठीक है, महिलाओं अपने राजनीति के अधिकार और समानता मांग रहे थे। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। अगला हमारा
97 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि बालक क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के बीच कैसा संबंध था, कैसा संबंध था? तो वो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का संबंध था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कौन सा देश का प्रमुख था? तो जर्मनी का एकीकरण आपका प्रमुख था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवाद का आपका अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता और एकीकरण राष्ट्र था। ठीक है, स्वतंत्रता और एकीकृत राष्ट्र था। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद के विचार ने दुनिया को क्या सिखाया? तो राष्ट्रवाद ने विचार आपको दुनिया को क्या सिखाता है? समानता सिखाता है, एकता सिखाता है और स्वतंत्रता का महत्व सिखाता है। ठीक है साथियों, बताता है राष्ट्रवाद कि समानता कितना जरूरी है, एकता कितनी जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का महत्व सिखाता है राष्ट्रवाद। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट के संधि की सफलता मुख्य कारण क्या था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि की सफलता का आपका मुख्य कारण राजाओं और सेनाओं का समर्थन मिला, यही फ्रैंकफर्ट की संधि का मुख्य कारण था। ठीक है, असफलता का मुख्य कारण था। चलिए, नहीं मिला था। ठीक है, राजाओं और सेनाओं का समर्थन नहीं मिला था, इसके कारण फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो असफल रही। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में संसद बैठक कहाँ हुई थी? तो साथियों, जर्मनी में संसद की जो बैठक हुई थी वो आपका फ्रैंकफर्ट के चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने फ्रेडरिक अ, विलियम चतुर्थ को जर्मनी सम्राट बनाने के लिए प्रस्ताव किया था? तो फ्रैंकफर्ट के संसदन ने। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने सम्राट बनाने का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? तो साथियों, ठुकरा दिया था कि वो जनता द्वारा दिया गया अ, जात तस्वीर नहीं करना चाहता था। ठीक है साथियों, वो जनता द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का ताज या ताज स्वीकार नहीं करना चाहता था। ठीक है साथियों, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि नेपोलियन के हार के बाद यूरोप की सीमा किसने पुनः निर्धारित की? तो साथियों, विलियम के कांग्रेस ने। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, किसने? विलियम के कांग्रेस ने नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सीमा को पुनः निर्धारित की थी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विलियम के कांग्रेस के नेतृत्व किसने की थी? तो वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने की थी साथियों? तो वो ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने किया था। ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वियना कांग्रेस का नेतृत्व या वियना कांग्रेस का अ, पूछ देगा वियना कांग्रेस का नेता कौन थे? तो मेटरनिख थे। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रिया के मेटरनिख नेता कौन थे? तो मेटरनिख थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आपका था यूरोप में शांति लाना और शक्ति का संतुलन स्थापित करना। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1815 के बाद यूरोप में कौन सा विचारधारा प्रबल हुई थी? तो 1815 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद यूरोप में जो है वो संरक्षणवाद का विचारधारा आई थी। ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रबल हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना चलते कौन सा दो नए राष्ट्र बने थे? तो राष्ट्रवाद की भावना जब चल रही थी उस वक्त जर्मनी और इटली जो दो नए राष्ट्र बने थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि जर्मनी एकता किस वर्ष पूर्ण हुई? तो जर्मनी की एकता जो है वो आपका 1871 में पूर्ण हुए थे। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है। अगला 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो साथियों, इटली का एकीकरण जो है वो आपका 1870 में पूरा हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन के सुधारों ने यूरोप का क्या प्रभाव डाला? तो नेपोलियन के सुधारों ने यूरोप में कानूनी समता लाई थी और समानती बंधुत्व का अंत किया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड की पहचान कैसे संरक्षित रही? तो पोलैंड के पहचान आपके धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से संरक्षित रही। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा
हथियार क्या था? तो साथियों राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा हथियार जो माना जाता है वो जन भावना और सांस्कृतिक एकता को माना जाता है। ठीक है साथियों, क्या चीज? जन भावना और सांस्कृतिक एकता को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता है? तो बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर इसलिए कहा जाता है कि ये लगातार संघर्ष करते रहे और संघर्ष की उपस्थिति में रहे थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन ने कौन सा प्रशासनिक प्रणाली लागू की थी? तो नेपोलियन ने आपका नागरिक संहिता प्रशासनिक प्रणाली लागू किया था। ठीक है साथियों, कौन सा? नागरिक संहिता, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद को चलते महिलाओं को क्या योगदान दिया था? तो राष्ट्रवाद को चलते महिलाओं को क्या योगदान मिला था साथियों? आंदोलन का भाग लिया था और झंडा सेना आदि का योगदान मिला था। ठीक है साथियों, ये महिलाओं ने योगदान दिया था, झंडा सीला था और आंदोलन में भाग लिया था चढ़ बढ़ के। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा आपको पीडीएफ का पासवर्ड बता देते हैं। ठीक है, पीडीएफ का पासवर्ड। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मिलेगा साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा बट पीडीएफ में पासवर्ड लगा रहेगा। ठीक है साथियों, वहाँ पे पीडीएफ जो मिलेगा वो उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड आपका क्या रहेगा साथियों? पासवर्ड आप लिख लीजिए, क्या रहेगा? पासवर्ड आपका रहेगा 1-7 6 8 9। ठीक है, 7 6 8 9 ये आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, पहले 1 लगा लीजिएगा, उसके बाद 7 6 8 9 ये आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में युवा वर्ग का भूमिका क्या थी? तो राष्ट्र के निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका साथियों क्या थी? क्रांतिकारी के गतिविधियों में भाग लेना। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में फ्रांसीसी क्रांति की तर्ज की पर क्रांति हुई थी? तो साथियों बेल्जियम, इटली और जर्मनी में फ्रांसीसी क्रांति के तर्ज पर क्रांति हुई थी। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विरुद्ध किसने किया था? तो राष्ट्रवाद का विरुद्ध आपका साम्राज्यवादी और निरंकुश शासनों ने किया था। ठीक है साथियों, किसने? साम्राज्यवाद और निरंकुश शासनों ने राष्ट्रवाद का विरोध किया था जमकर। ठीक है साथियों, तो साथियों यहीं पे आपका वन लाइनर क्वेश्चंस इस चैप्टर का समाप्त होते हैं। साथियों हम लोग ने इस चैप्टर के पूरे निचोड़ वन लाइनर क्वेश्चंस में कर लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमने जितने वन लाइनर क्वेश्चंस को कराए साथियों, अगर आप पूरा कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस कहीं से नहीं रुकेंगे। ठीक है साथियों, आप एकदम बेफिक्र हो जाइएगा इस चैप्टर में। ठीक है, अगर आप इस सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और क्वेश्चंस को याद भी कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।